हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको स्ट्रक्चरल इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी को बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। दूसरा है टेम्परेचर इफेक्ट on solubility। देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन की बात करें तो किसी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्मिंग सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते जाते हो वैसे वैसे आपके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता जाता है। अब एक स्टेज ऐसा आता है कि जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर स्टेज पर अब आपके सॉल्वेंट में सॉल्यूट का डिसोल्यूशन स्टॉप कर जाएगा, और वही स्टेज जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेट कर जा रहा है, यानी कि जब आपके सॉल्वेंट में सॉल्यूट का डिसोल्यूशन स्टॉप कर जा रहा है, उस स्टेज को आप इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हो। तो आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम के केस में आपका रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से अब देखिए, अगर यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका सॉल्यूशन वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए आप फॉरवर्ड प्रोसेस को डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हो। क्या कहोगे? डिसोल्यूशन प्रोसेस। और चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका सॉल्यूशन वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सेपरेट हो रहा है, इसीलिए बैकवर्ड प्रोसेस को आप सेपरेशन प्रोसेस कहोगे। सेपरेशन प्रोसेस। अब देखिए, अगर आप किसी भी रिएक्शन की बात करो तो जितने आपके रिएक्शन हैं उनको आप दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो। कौन कौन सा? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर सॉल्यूशन की बात करो तो आपका सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये भी या तो एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि जो आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होगा, या तो ये एंडोथर्मिक होगा
और या फिर ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा। अब बात ये आती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका हीट एब्जॉर्ब होता है उसको आप एंडोथर्मिक कहोगे। यानी कि जब इस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन के प्रोसेस में आपका हीट एब्जॉर्ब होगा तो आप इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहोगे। तो इसमें क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और चूंकि इस प्रोसेस में आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए आपका फाइनल हीट इनिशियल हीट से ज्यादा होगा। यानी कि इस प्रोसेस में जो आपका चेंज इन हीट होगा वो पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक पे आते हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका हीट रिलीज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन के प्रोसेस में आपका हीट रिलीज होगा तो आप इसको एक्सोथर्मिक कहोगे। तो हीट इज रिलीज्ड। और चूंकि इस प्रोसेस में आपका हीट रिलीज हो रहा है, इसीलिए आपका फाइनल हीट इनिशियल हीट से कम होगा। यानी कि चेंज इन हीट नेगेटिव होगा। अब बात यह आती है कि किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम सॉल्यूशन के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए दो केस बनाएंगे। पहला केस जब आपका सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होगा, दूसरा केस जब एक्सोथर्मिक होगा। तो इन दोनों केस को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। केस 1 और केस 2 बनाते हैं। तो देखिए, केस 1, केस 1, when formation of solution is endothermic, जब आपका सॉल्यूशन के फॉर्मेशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक हो तब ऐसे सॉल्यूशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, एक साइंटिस्ट थे ली चैटलियर्स। ली चैटलियर्स ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, और अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो इसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स, if temperature of
endothermic reaction is increased, then process will move in forward direction. And vice versa. And vice versa. तो अगर देखो ये जो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन का प्रोसेस है, अगर आपका एंडोथर्मिक हो और अगर इसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करो तो क्या होगा, आपका ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो प्रोसेस विल मूव in forward direction. और अगर आपका प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज करेगा, यानी कि डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सॉल्वेंट में सोल्यूट का डिसोल्यूशन इंक्रीज करेगा। तो लिखो कि डिसोल्यूशन of solute in solvent will increase। और अगर सॉल्वेंट में सोल्यूट का डिसोल्यूशन इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सॉल्वेंट में सोल्यूट ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है। अगर सॉल्वेंट में सोल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसी केस में यह बात करेंगे कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा। तो देखिए, अगर इस प्रोसेस में आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो तो क्या होगा, ली चैटलियर्स के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। प्रोसेस विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर आपका प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है। सेपरेशन प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेपरेशन प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है। सेपरेशन प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट में ज्यादा सेपरेट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। और अगर सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट में ज्यादा सेपरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट में सोल्यूट का डिसोल्यूशन डिक्रीज कर रहा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट
इन सॉल्वेंट विल डिक्रीज। और अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का डिसोल्यूशन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट कम सॉल्युबल है, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीजेस, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग केस 2 पे आते हैं। चलिए हम लोग केस 2 को देखते हैं। यानी कि जब आपके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, तब क्या होगा? is exothermic। तो इस केस में क्या होगा? देखो, ली चैटलियर्स ने ये कहा था, ली चैटलियर्स ने ये कहा था कि अगर आप किसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो आपका प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लिख लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स if temperature of exothermic process is increased, then process will move in backward direction। And vice versa। यानी कि अगर ये आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन का प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो और अगर आप इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करो, तो ली चैटलियर्स के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि आपका सेपरेशन इंक्रीज करेगा। तो लिखो, प्रोसेस विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि आपका सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि आपका सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि अब सॉल्वेंट में सॉल्यूट का डिसोल्यूशन डिक्रीज करेगा। तो लिखो, डिसोल्यूशन of solute in solvent will decrease। और अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का डिसोल्यूशन डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके सॉल्वेंट में सॉल्यूट कम सॉल्युबल होगा, यानी कि आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी।
solubility decreases। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसी प्रोसेस में आप टेम्परेचर को डिक्रीज करो तो क्या होगा। तो अगर आप इस प्रोसेस में टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा सब कुछ। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपका प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। प्रोसेस विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपका प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है। डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके सॉल्वेंट में सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि डिसोल्यूशन of solute in solvent will increase। अगर आपके सॉल्वेंट में सोल्यूट का डिसोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्वेंट में सोल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इंक्रीजेस। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखेंगे। देखिए, जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ऐसे तो इसका कोई ज़्यादा खास यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज कहाँ है। इसका मेन यूज हेनरीज लॉ में है, राउल्ट्स लॉ में है। ठीक ना। तो अगर आपको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में नहीं पता है तो कहीं न कहीं आपको हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक छोटा सा लेक्चर होगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, उसे आप लोग मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के साथ में। थैंक यू।